पोटेंशियल स्टेप, ये पोटेंशियल है हमारे पास, जहाँ पे नेगेटिव साइड पे हमारे पास जीरो पोटेंशियल है और पॉजिटिव साइड पे एक्स एक्सिस की वन डायमेंशन में एक कांस्टेंट पोटेंशियल है वी नॉट। तो इस पोटेंशियल के लिए हम सोल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे, और ये पोटेंशियल वाले तौर पे आपको बता रहा है कि हमारे प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक ये एडमिट करेगा स्कैटरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्कैटरिंग स्टेट के भी दो केसेस हैं हमारे पास। एक ये कि अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस देन पोटेंशियल हो, और या फिर पार्टिकल की एनर्जी हमारे पास ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर हो, पोटेंशियल स्टेप हो। तो इसका अगर हम प्लॉट करें इसको, तो हमारे पास पोटेंशियल कुछ इस तरह से दिखता है कि ये हमारे पास एक्स जीरो से नेगेटिव साइड में हमारे पास जीरो पोटेंशियल है, और एक्स नेगेटिव के राइट साइड पे हमारे पास है ये वी नॉट, ये पोटेंशियल। ठीक, तो दो तरह के, जैसे मैंने बताया, सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि एक हमारे पास पोटेंशियल से कम हो एनर्जी पार्टिकल की, तो ये मैंने डॉटेड लाइन शो की है, और दूसरी पार्टिकल की एनर्जी अगर हमारे पास ग्रेटर देन इस स्टेप की हो, तो फिर हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हम दोनों सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, और मेनली एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आप अगर इस तरह से डिफरेंट रीजन्स में कई से डिफरेंट पोटेंशियल्स गिवन है आपके पास, तो आप हर रीजन में किस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं, और फिर किस तरह से आप टोटल उस डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और पार्टिकल की एनर्जी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और वेव फंक्शंस। ठीक, तो आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि डिफरेंट रीजन्स में श्रोडिंगर इक्वेशन किस तरह लिखी जाती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस है। तो हम अगर हम इस पूरे केस को प्रॉब्लम्स को दो हिस्सों में डिवाइड करें, ये वाली पोटेंशियल स्टेप है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है, तो वो होगा कि हमने डिफरेंट रीजन्स में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है, और फिर उनके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, और सॉल्व करना है अननोन्स के लिए। ठीक, तो उधर से हमारे पास प्रोबेबिलिटीज भी आ जाएंगी और एनर्जीज भी आ जाएंगी। तो जो भी केस है हमारे पास, अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है या ग्रेटर देन पोटेंशियल है, वो मैटर करता है राइट साइड फ्रॉम जीरो। ठीक है, इस साइड पे मैटर करता है, जबकि इस साइड पे दोनों के लिए पोटेंशियल जीरो है, खा ये हो या ये हो, पोटेंशियल दोनों के लिए जीरो है। तो पहले मैं इस रीजन के लिए लिख लूंगा, फिर इसके लिए हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। तो लेस देन जीरो के लिए पोटेंशियल हमारे पास जीरो है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगी माइनस एच का स्क्वायर ओवर टू एम साई डबल डेरिवेटिव प्लस जीरो, उनके पोटेंशियल जीरो है, इज इक्वल टू ई साई एक्स। तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं साई डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस टू एम ई ओवर एच का स्क्वायर साई। और इसको आप कंपेयर कर सकते हो इक्वेशन को, माइनस साई डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई एक्स। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारे पास माइनस के स्क्वायर वाली इक्वेशन से ही कंपेयर होगी, तभी जाके हमें ये के स्क्वायर का जो आंसर है वो पॉजिटिव और रियल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव के स्क्वायर वाली इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, तो ये मेरे पास के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसके, इस फैक्टर के, और जबकि पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव अपेयर हो जाएगा, तो के हमारे पास पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो के पॉजिटिव रहने की डिमांड ये है कि हम इसको कंपेयर करें साइड डबल डेरिवेटिव, बल्कि मैं अलग से लिखूं इसे, साइड डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई एक्स इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तभी हमारे पास के की वैल्यू रियल आएगी। ठीक, तो इस इक्वेशन का रिजल्ट हमारे पास ऑब्वियसली ये है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसमें ये डबल डेरिवेटिव लें इस सॉल्यूशन का, और देखें कि वो इसके इक्वल आता है नहीं आता, तो डेफिनेटली इसके इक्वल होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, तो सॉल्यूशन कैसे है ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में देखा होगा, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसका सॉल्यूशन है दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, और हमारे पास ये है जनरल सॉल्यूशन इसका। साई एल इज इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट साइड पे ए ई पावर योटा की एक्स प्लस बी ई पावर माइनस योटा की एक्स। तो इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि ई पावर योटा की एक्स ये राइट ट्रेवलिंग वेव है। ठीक है, और जिसका एम्पलीट्यूड ए है, और बी हमारे पास है लेफ्ट मूविंग
वेव है जिसका एम्पलीट्यूड बी है, इसका एम्पलीट्यूड ए और इसका एम्पलीट्यूड बी। ठीक। और जबकि के की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 ME ओवर एच कट, और ये रेल पे है, रेल है और ये पॉजिटिव है। ठीक। जबकि दूसरा रीजन जैसे मैंने बताया था डिपेंड करता है कि आपके पास एनर्जी पोटेंशियल से कम है या पोटेंशियल से हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है। तो हम लेंगे केस पहला कि जिसमें एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो शूटिंग इक्वेशन बनेगी माइनस एच कर स्क्वायर रूट 2m साई डबल डेरिवेटिव प्लस बी नॉट जो कि पोटेंशियल की वैल्यू है यहाँ पे, साई इज इक्वल टू ई साई। तो इसको रीअरेंज करें हम कि वी नॉट को इस तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा -2m इंटू ई माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर स्क्वायर। तो ये भी इक्वेशन कंपेयर की जा सकती है इस वाली इक्वेशन से जो मैंने आगे शो की हुई है, वही बिल्कुल वही इक्वेशन, x इक्वल टू -l² और ये साई के साथ। ठीक है। तभी आपके पास ये जो है l, ये रेल और पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना माइनस प्लस वाली इक्वेशन के साथ, तो ये आपके पास l² इज इक्वल टू हो जाएगा -2me इंटू ई माइनस वी नॉट ओवर एच स्क्वायर। तब ये हमारे पास l इमेजिनरी आ जाएगा। इस वजह से जरूरी है कि हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ। ठीक। तो l² की वैल्यू है रेल और पॉजिटिव, और वो बन जाएगी हमारे पास l इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m इंटू ई माइनस वी नॉट और ओवर एच कट। ठीक। तो यहाँ पे वाज तौर पे देख लें कि ई की वैल्यू जो हमारे पास हमारे जो केस है वो उसमें ई ग्रेटर देन वी नॉट है। ई ग्रेटर देन वी नॉट का मतलब ये है कि ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो एल की वैल्यू हमारे पास रियल रहेगी और पॉजिटिव है। ठीक है, एल इज रियल एंड पॉजिटिव। तो अगेन मैंने आपको रफली एक बताया था क्राइटेरिया कि आपने किस तरह से बताना है कि कौन से सोल्यूशन अपेयर होंगे। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास इक्वेशन आती है माइनस वाली, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंट में आयोटा वाले, ई पावर आयोटा एल एक्स प्लस डी पावर माइनस आयोटा एल एक्स। और अगर हमारे पास प्लस से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे विदाउट आयोटा आएंगे। ठीक। तो बाउंड्री, तो एक कंडीशन हम एक कंडीशन तो नहीं बल्कि एक आप कहें कि हम देखना चाहते हैं रियल सिनेरियो कि हमारे पास जो पार्टिकल है कहाँ से इंसिडेंट हो रहा है। तो पार्टिकल हमारे पास अगर इंसिडेंट होता है फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि पार्टिकल हमारे पास इस बैरियर पे आता है लेफ्ट से। ठीक। तो ये लेफ्ट से आया तो इस ये रिफ्लेक्शन होगा कुछ, उसका एम्पलीट्यूड बी होगा, और कुछ हमारे पास होगी ट्रांसमिशन, इसके अंदर जा सकता है हमारे पास। ठीक है, इस बैरियर के अंदर, तो बैरियर के अंदर नहीं बल्कि अब तो हमारे पास ऊपर होगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसका एम्पलीट्यूड ए रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड बनेगा बी और इसका एम्पलीट्यूड होगा सी। जबकि यहाँ से वापस कोई पार्टिकल नहीं आ सकता, वापस कोई हमारे पास वेव नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ से वाटिन हमारे पास इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट है, तो इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास ए है, रिफ्लेक्टेड का बी और ट्रांसमिटेड का हमारे पास सी है। जबकि यहाँ से राइट साइड से कोई बैरियर पे इंसिडेंट नहीं हो रहा पार्टिकल, तो हमारे पास डी को होना चाहिए इक्वल टू 0। तो हम डी को इक्वल टू कर देंगे 0। तो डी इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट है। तो राइट साइड पे जो वेव फंक्शन बनेगा वो है सी ई पावर आयोटा एल एक्स। तो यहाँ तक हमारे पास पहला फेज कंप्लीट हो गया कि हमने जितने रीजन भी थे इसमें डिफरेंट पोटेंशियल्स के, उन सब में हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। तो अब दूसरा स्टेप है कि हमने बाउंड्री कंडीशंस यूज करनी है और अननोन्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे बाउंड्री सिर्फ एक ही है, वो है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे अगर आपके पास हमारे पास एक केस है कि वेव फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। वेव फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कंटिन्यूस का मतलब है कि वेव फंक्शन अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहीं से ही दूसरे रीजन में स्टार्ट होगा, ये नहीं होगा कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो वेव फंक्शन हमेशा हमारे पास एक कंटिन्यूस, उसकी कंटिन्यूटी की एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन में। और अगर आपके पास जो बाउंड्री है जिसपे आप देखना चाहते हैं वेव फंक्शन कंटिन्यूटी, उस वो अगर फाइनाइट है पोटेंशियल, पोटेंशियल अगर फाइनाइट है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी, साई का फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर वो फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट है, तो वेव फंक्शन स्टिल कंटिन्यूस होगा, लेकिन लेकिन उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा। तो इस केस में हमारे पास पोटेंशियल फाइनाइट है, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएंगी दो। लेकिन उससे पहले हम
पूरा वेव फंक्शन लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये ए पावर ए ई पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, और राइट साइड पे सी ई पावर आयोटा एल एक्स हमारे पास सोल्यूशन है वेव फंक्शन का। तो कंप्लीट वेव फंक्शन बन जाएगा टाइम डिपेंडेंट टर्म के साथ। तो ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और इधर भी ओमेगा ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, तो इकट्ठा करके आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंट में। तो ये आ गया हमारे पास, ये है ट्रेवलिंग वेव टूवर्ड्स राइट, और ट्रेवलिंग वर्ड्स टूवर्ड्स लेफ्ट, और ट्रेवलिंग टू वेव्स टूवर्ड्स राइट है। ठीक, तो ये रहा कंप्लीट टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। अब बाउंड्री कंडीशन पे आ जाते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन पे आ जाए अब। तो बाउंड्री कंडीशन जैसे मैंने बताया कि एक्स जीरो पे है, तो एक्स जीरो पे हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो लेफ्ट साइड वेव फंक्शन इज इक्वल टू राइट साइड वेव फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट साइड का जो वेव फंक्शन है हमारे पास ये, तो इसमें आप जीरो पुट करें एक्स की जगह पे, तो ई पावर जीरो वन हो जाएगा, ई पावर जीरो ये भी वन हो जाएगा। तो ए प्लस बी लेफ्ट साइड का वेव फंक्शन हो गया। इधर भी ई पावर जीरो आएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा सी राइट साइड का वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन है कि डेरिवेटिव हमने इक्वल रखने हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ओके कंटिन्यूटी डिमांड करती है, पोटेंशियल हमारे पास फाइनाइट है, तो इनका हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा हमारे पास पूरी फंक्शन का, कि एक्सपोनेंट का में हमारे पास डेरिवेटिव है एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और साथ आ जाएगा आयोटा के। ठीक, इसका आ जाएगा आयोटा एल साथ हमारे ये इसके आयोटा एल, तो ये डेरिवेटिव है दोनों साइड के। तो ये डेरिवेटिव लेके हम दोबारा जीरो पुट करेंगे तो ई पावर जीरो वन हो जाएगा, ई पावर जीरो ये भी वन हो जाएगा। तो ये रहा मेरे पास डेरिवेटिव ए आयोटा के ई पावर आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो ये आयोटा एल सी ई पावर आयोटा एल एक्स, जी एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो सारे एक्सपोनेंट की वैल्यू वन हो जाएगी। आयोटा की आप ए आयोटा के माइनस आयोटा के बी इज इक्वल टू आयोटा एल सी। तो दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक इक्वेशन है ये वन और दूसरी इक्वेशन है टू। ये हमारे पास रिजल्ट है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का, और ये रिजल्ट है हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन का। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है और हैं तीन अननोन, तो हम एग्जैक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम इनकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। और रेशो हम फाइंड करेंगे होगी वो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय इंसिडेंट, और दूसरा हमारे पास होगा ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय इंसिडेंट। ठीक है, और इसका एक स्पेशल नाम है जो मैं अभी थोड़ी देर में हमारे पास सामने आ जाएगा। लेकिन हम इन रेशियोज में क्यों इंटरेस्टेड हैं और इनको नाम क्या देंगे क्यों देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ये वेव फंक्शन जो है इंडिविजुअल नॉर्मलाइजेबल नहीं है। ये ट्रैवलिंग वेव है, ऑस्ट्रेशन स्टेट है हमारे पास, स्कैटरिंग स्टेट आपको पता है, स्कैटरिंग स्टेट की ऑस्ट्रेशन स्टेट्स हैं वो नॉर्मलाइजेबल नहीं होती। तो इस वजह से हम उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन उनकी रेशो की प्रोबेबिलिटीज डिस्कस कर सकते हैं। रेशो हम उनकी डिस्कस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज की, तो हम यही करने जा रहे हैं। तो इन दो इक्वेशंस को लेके मैंने सॉल्व करना चाहता हूँ इसको बी के लिए। तो मैं एक में से वैल्यू लूंगा और दूसरे में ऐड कर दूं, जैसे सी है तो मैं इधर से वैल्यू आप यहाँ से सी की वैल्यू लें वो इसमें प्लग कर दें। ठीक है, वो वैल्यू है ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व करें बी के लिए, तो भाई ये हमारे पास आ जाता है बी इज इक्वल टू के माइनस एल ओवर के प्लस एल इंटू ए। तो बी ओवर ए और इसका स्क्वायर मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा के माइनस एल, ये स्क्वायर मॉडुलस है बेसिकली। ठीक है, तो ये जब हमारे पास एयोटा हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्क्वायर मॉडुलस है। सो के माइनस एल स्क्वायर ओवर के प्लस एल स्क्वायर। तो ये आर को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो बेसिकली हमारे पास ये बी ओवर ए का स्क्वायर मॉडुलस है। ठीक है, रेशियो है हमारे पास एम्पलीट्यूड्स की। तो ये हमें बताएगा कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके पास जो वो पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक, पर्टिकुलर केस के लिए। तो इन्हीं दो इक्वेशंस को लेके आप वन और टू को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं सी के लिए। तो सी की वैल्यू आएगी टू के ओवर एल प्लस के, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा अगेन इनकी रेशो सी ओवर ए का स्क्वायर मॉडुलस।
तो ये है हमारे पास 4k² ओवर एल प्लस के स्क्वायर। तो ये रही हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि आप बताएं कि जो कितने परसेंट चांसेस हैं पार्टिकल के ट्रांसमिट करने के बैरियर से। देखेंगे हम इसमें जो इंटरेस्टिंग है कि क्लासिकली यहाँ पे रिफ्लेक्शन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, क्लासिकल रिफ्लेक्शन यहाँ पे जीरो होनी चाहिए कि जब बैरियर से ऊपर है हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी, तो उसको हमेशा हम 100% ट्रांसमिट करना चाहिए, हम वहां से जाना चाहिए आगे। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू नॉन जीरो आई है, जो ये बताती है कि बेशक एनर्जी ज़्यादा है बैरियर से, लेकिन स्टिल रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। अब आ जाए दूसरा केस। पहला केस तो हमने ये डिस्कस किया ना अभी कि पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर स्टेप से ज़्यादा है। अब दूसरा केस हमारा होगा कि अगर पार्टिकल की एनर्जी इस स्टेप से लेस हो तो फिर हम क्या करते हैं। तो पहले साइड पे जो सोल्यूशन है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा नेगेटिव रीजन में। ठीक है, नेगेटिव रीजन में तो हम देख चुके हैं कि वो सोल्यूशन बिल्कुल सेम है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल वैसे ही जीरो है जैसे प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम के लिए था। लेकिन दूसरे रीजन में हम देखते हैं कि रीजन जहाँ पॉजिटिव साइड पे इक्वेशन बनेगी -h²/2m साई डबल डेरिवेटिव प्लस वी नॉट साई इज इक्वल टू ई साई। तो मैं अगर ये इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी साई डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2me इंटू ई माइनस वी नॉट और h² साई एक्स। तो मैं इस इक्वेशन को माइनस वाली इक्वेशन से या प्लस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि जो एल है आपके पास, ये जो नंबर है, ये हमेशा हमारे पास इसका रिजल्ट पॉजिटिव और रियल आना चाहिए। पॉजिटिव तो नजर आ रहा है स्क्वायर के साथ, लेकिन रियल आप देखो सही बताएगा कि रियल कैसे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको माइनस वाली इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो ये बनेगा L² इज इक्वल टू दिस, बनेगी ये फैक्टर L² इज इक्वल। तो एल की वैल्यू बन जाएगी √2m ई माइनस वी नॉट ओवर एच कट। और जबकि स्क्वायर रूट में आपके पास अब वैल्यू आ गई है नेगेटिव, क्योंकि ई इज लेस देन वी नॉट। ठीक है, ये वैल्यू असल में 2me v0 ये नेगेटिव है। नेगेटिव स्क्वायर रूट में आने का मतलब है हमारा जो एल है वो बन जाएगा इमेजिनरी। तो इस वजह से इस पूरी इक्वेशन को L² वाली प्लस के साथ कंपेयर होना चाहिए, तब जाके हमारे पास स्क्वायर रूट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास L² बन जाएगा। L² मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, L² इज इक्वल टू हो जाएगा -2m ई माइनस वी नॉट डिवाइड बाय एच कट। तो अब जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों को एल फाइंड करने के लिए, तो अब देखें ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव है, तब जाके एल की वैल्यू हमारे पास रियल आएगी। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते किससे कंपेयर करना है। तो इस इक्वेशन का प्लस वाली इक्वेशन का जो रिजल्ट होते हैं वो हाइपरबोलिक या फिर विदाउट अयोटा एक्सपोनेंट्स। तो साई आर इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस एल एक्स प्लस डी ई पावर एल एक्स। तो राइट साइड पे सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। और चूंकि जो पोटेंशियल है हमारे पास राइट साइड रीजन में, उसकी जो विड्थ है वो इन्फिनेट है। विड्थ इन्फिनेट है तो तो वेव फंक्शन उसमें से जो है बाउंड होना चाहिए उसके अंदर ही, उसके अंदर ही बाउंड होना चाहिए, उसमें से लीक थ्रू नहीं कर सकता हमारे पास जो वेव फंक्शन है। तो इस वजह से ये डिमांड करता है कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होगी, बाउंड्री कंडीशन के पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जो वेव फंक्शन है वो डाई डाउन होना चाहिए, क्योंकि इन बैरियर की जो विड्थ है वो है इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिट हमारे पास है, इन्फिनिटली वो इन्फिनिट तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो हम बाउंड्री कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें अप्लाई करें सी पावर एम माइनस एल एक्स, एल की जहाँ पे इन्फिनिटी कर दें तो ये पावर की वजह से नीचे चला जाएगा, सी ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो इस वजह से बाउंड्री कंडीशन डिमांड करती है कि वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए इन्फिनिट पे, तो डी को हमें जीरो करना पड़ेगा। तो डी को जब जीरो करेंगे तो वेव फंक्शन हमारे पास बन जाएगा साई एक्स। तो ये राइट साइड का सोल्यूशन, लेफ्ट साइड का सोल्यूशन वही जो पहले वाला है, ए पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। राइट साइड पे हमारे पास अब सोल्यूशन ये है। ठीक है, और याद रहे एल दोनों के केस में हमारे पास अलग है।
तो सी ई पावर माइनस आयोटा माइनस एल एक्स। तो ये सोल्यूशन आ गया दोनों रीजन्स में। तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है और इंसिडेंट की टर्म में हमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ताकि हम प्रोबेबिलिटीज का बता सकें कि क्या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स क्या है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है। पहली बाउंड्री कंडीशन एग्जैक्टली वही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये रहा हमारे पास लेफ्ट साइड का वेव फंक्शन, ये राइट साइड का, दोनों को इक्वल रखें और एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये आ गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन डेरिवेटिव लेना है, ये पहले वाले से मुख्तलिफ होगा। तो आप इसका डेरिवेटिव लें, वो हमें देखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव होगा माइनस एल सी ई पावर माइनस एल एक्स। तो राइट से लेफ्ट साइड पे आयोटा के ए ई पावर आयोटा के एक्स और माइनस आयोटा के बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। वो इधर भी हमारे पास जो एक्सपोनेंट की टर्म थी, जो x इज इक्वल टू 0 पुट करने की वजह से 1 हो गई और बाकी हमारे पास ये रह गया। अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हम मैंने पहले b के लिए सॉल्व करने की कोशिश की, ऐसे c की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, तो b के लिए ये आ गई। और जो एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर मॉडुलस है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, उसकी वैल्यू आ गई है। अगेन इस केस में भी देखें यहाँ पे नॉन जीरो है, जो होना चाहिए वो ऑब्वियस है। लेकिन नॉन ऑब्वियस चीज यहाँ पे अपेयर होगी कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी हमारे पास नॉन जीरो है। तो इन दोनों इक्वेशन को ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी इज इक्वल टू माइनस एल सी, इसको हम सॉल्व करें सी के लिए, यानी कि बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें हम, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है 2 आयोटा के ओवर आयोटा के माइनस एल इंटू ए। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया 2 आयोटा के ओवर आयोटा के माइनस एल स्क्वायर मॉडुलस। तो ये रिजल्ट हमें इंटरप्रेट क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं कि इवन दो, ये देखिए हमारे पास ये था पोटेंशियल स्टेप था, तो पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पे कहीं थी। इवन दो हमारे पास पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इस स्टेप से कम है, तो फिर भी पार्टिकल के इसमें ट्रांसमिट इस बैरियर से अंदर चले जाने का, जो बैरियर तो नहीं कहेंगे, इसे स्टेप कहेंगे, स्टेप के अंदर चले जाने की जो ट्रांसमिशन है वो नॉन जीरो है। अंदर चले जाने ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी वो नॉन जीरो है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो हमें नजर आता था। और दूसरे केस में जब पार्टिकल, अगर पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर से ज्यादा हो, तो ट्रांसमिट तो हमें पता है कि नजर आ रही है कि ट्रांसमिशन होगी, जैसे क्लासिकल केस में होता है। जैसे अगर आप बॉल थ्रो करते हैं और उसकी हाइट जो है वो बॉल से ज़्यादा है, तो वो ट्रांसमिट 100% ट्रांसमिट होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हमें ये बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन भी होगी और उसकी रिफ्लेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, इवन दो एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो एक क्वांटम मैकेनिकल जो आपको वाजे तौर पे डिफरेंस नज़र आ रहा है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये था पोटेंशियल स्टेप। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम होगी पोटेंशियल बैरियर। तो उसको हम तेजी से लेके चलेंगे, क्योंकि हमने ये देखा हुआ कि रीजन्स में किस तरह से आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो एक दो प्रैक्टिस अगर हम इसको कर लें इस तरह के प्रॉब्लम को, तो डायरेक्ट हम सोल्यूशन लिखने के काबिल हो जाएंगे, हमें वो शूटिंग की लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। डायरेक्ट हम सोल्यूशन लिखेंगे और सीधा अप्लाई कर देंगे बाउंड्री कंडीशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं।